नमस्कार, मैं सुजल दवे। अगर आप वाकई टीवी देखने के साथ साथ टीवी को समझने की क्षमता रखते हैं तो मेरे इस नमस्कार को आपने समझ लिया होगा। आज का नमस्कार कुछ अलग है। पिछले 12 सालों से मैं सुजल दवे के आगे पीछे नमस्कार लगाता हूँ, यही मेरी पहचान है। फिर भी आज का नमस्कार एक नई पहचान लेकर आए। ये बात मैं इसी टीवी पर गुजराती में बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे हिंदी प्रदेश के सारे दर्शकों ने मुझसे गुजारिश की, तो आज इसी बात को दोहराने के लिए मैं हिंदी में आपके सामने आया हूं। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। अगर आपने टीवी को टीवी की तरह न देखकर टीवी को समझने की आदत डाल रखी है तो आज के नमस्कार में आपको कुछ अलग महसूस हुआ होगा। आप गलत नहीं है। हमेशा आपको नमस्कार कहने वाला मैं सुजल दवे, आपका दर्शक, इस बार नमस्कार कहते हुए जितनी सरलता पहले महसूस कर रहा था उतनी तो इस वक्त नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं कैंसर की बीमारी से लड़ रहा था। कैंसर का ट्यूमर मुझे डिटेक्ट हुआ था और यकीन मानिए, जिस दिन मेरे सामने मेरे हाथ में मेरे कैंसर की रिपोर्ट थी तो सबसे पहला विचार यही आया था कि वक्त आ चला है टीवी की दुनिया को अलविदा कहने का। लेकिन फिर भी आज मैं हूं। मेरे हालात ने और आज आपके सामने मेरी उपस्थिति ने मेरे उस विचार को गलत साबित किया है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर इसके पीछे कोई जिम्मेदार है तो केवल 3 वजह। एक, सबसे पहले मेरी माँ का आशीर्वाद, दूसरे आप सब दर्शकों ने जो भरोसा मुझे रखा वो, और तीसरे जो मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं था, लेकिन जब मेरी सर्जरी करने जा रहे थे तब उन्होंने निश्चित कर लिया था कि इस पेशेंट को मैं टीवी से रुखसत नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कई सर्जरियां की होगी, लेकिन सबसे अच्छी सर्जरी मेरी की है, जिसके फलस्वरूप आज मैं आपके सामने हूं। मैं इस विषय को ज्यादा न लेते हुए केवल आज की चर्चा को इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं कि जिन यातना से मैं गुजरा हूं, जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं, जिन गलत फहमियों के साथ मैंने 25 साल अपने जीवन के बिताए, हो सके तो आप ना गुजारे। और इस पर विशेष चर्चा करने के लिए मेरी सर्जरी करने वाले डॉक्टर किन्नर शाह से मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। उनके साथ डॉक्टर प्रियांक राठौड़ भी होंगे, वो भी कैंसर सर्जन है। और डॉक्टर किन्नर शाह के बारे में तो मैं परिचय देने के लिए सक्षम नहीं हूं, लेकिन आप दर्शकों की सरलता के लिए उन्होंने ही मेरी सर्जरी की है। डॉक्टर प्रियंक राठौड़ इस वक्त अहमदाबाद की सिविल के अंदर आई कैंसर अस्पताल के अंदर सर्जन के रूप में सेवा दे रहे। इन दोनों का मैं के न्यूज़ की ओर से स्वागत करता हूं। खास तौर पे डॉक्टर किन्नर शाह के साथ साथ मेरी सर्जरी में हाजिर वो 14 डॉक्टर जिन्होंने अलग अलग भूमिका निभाई है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। व्यक्तिगत रूप से उन्हें सर्जरी के बाद न मिल पाया हूं, तो मेरे इस कार्यक्रम के जरिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे अविवेक को माफ़ करें और वाकई में दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप दर्शकों के लिए डॉक्टर की जुबानी सुन लीजिए कि मुझे क्या हुआ था और किस तरह की बीमारी थी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही सबसे पहले सवाल करूंगा, खुद अपने आप को विषय के रूप में आपके सामने उपस्थित करते हुए, मुझे क्या बीमारी थी और किस तरह से इसकी सर्जरी हुई थी? नमस्कार। और आई थिंक सुजल भाई के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। एक्चुअली यू नो समथिंग, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात कि नहीं। सुजल भाई एक पेशेंट की हैसियत से टीवी के सामने ये बोलना कि भाई मुझे कैंसर हुआ था और मेरे पर ऑपरेशन हुआ है, तो इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लोग जो है वो टीवी से घबराते थे। हाँ, वो अलग बात है कि उन्होंने खास बोला था कि डॉक्टर साहब, मैं टीवी के लिए बना हूँ और मुझे ऐसा रखना कि मैं टीवी के सामने वापस आ सकूँ। लेकिन ये बोलना सबके सामने, फॉर्चुनेटली उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है कि ये कुछ बोलने की उनको आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये खास बोल रहे आप लोगों को बताने के लिए कि कैंसर क्या रोग होता है, और उसमें अगर राइट टाइम और राइट ट्रीटमेंट मिल जाए तो ऐसा बढ़िया रिज़ल्ट आता है। तो वो उनका ही आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी उनको जो हुआ था वो नीचे का जबड़े का कैंसर हुआ था, और नीचे के जबड़े में और गाल में कैंसर था।
किसके कारण हुआ था वो एक्चुअली तो सबको मालूम है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता। अब वो खुद काफ़ी तंबाकू खाते थे। हाँ। मैं तंबाकू का सेवन करता था पिछले 25 सालों से, और ये 25 साल खत्म होने के बाद परिणाम जो आया है उसके बाद आप लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज इससे दूर रहिएगा। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ब्रेक देना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब कंटिन्यूस करें। यस। सो उनको नीचे का जबड़े का कैंसर था और बाजू के गाल का। तो अभी इसमें क्या होता है कि सब स्कैन्स करने पड़ते हैं, पेट स्कैन है, एमआरआई है, और वो सब हमने इसलिए किए कि हमारा दुश्मन कितना बड़ा है, कहाँ पर नहीं है, वो चेक करने के लिए, मतलब एक्सटेंट जो है वो चेक करने के लिए हमने ये सब टेस्ट किए। फिर मालूम पड़ा कि रोग जो है वो सिर्फ इधर ही है। अभी रोग जबड़े पर था तो जबड़ा तो निकलना पड़ेगा। अभी जबड़ा अगर निकालते हैं तो उधर यूजुअली जो हम कॉमनेस्ट प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो यहाँ से जो मसल लेकर हम यहाँ रखते हैं। स्पेशल जो प्लास्टिक सर्जरी जो प्लास्टिक सर्जन खुद करते हैं, तो वो पैर में 2 हड्डियाँ दी है भगवान ने, तो उसमें से एक हड्डी ऐसी पतली होती है कि जिससे हम उसको अच्छी तरह से शेप देकर, फ्रैक्चर करके शेप देकर उसको हम यहाँ रख सकते हैं। और उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको यहाँ माइक्रोवास्कुलर सर्जरी बोलते हैं। तो यहाँ पर यहीं के ब्लड वेसल्स के साथ उसका जोड़ान हम करते हैं। अगर ये अच्छी तरह से होता है तो रिजल्ट ऐसा बढ़िया आता है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इन पेशेंट का जबड़ा निकला हुआ है। तो सुजल भाई की नेचुरली कि सबकी ये इच्छा होती है कि हमारा रिजल्ट बेस्ट आए। उनका फॉर्चुनेटली ट्यूमर भी अच्छा था, तो इसलिए हमने इस तरह से सर्जरी की। हमारे पास 2 प्लास्टिक सर्जन थे, एक्चुअली काफ़ी बड़ी टीम थी, और सब ने मिलकर लगभग 10-12 घंटे का ऑपरेशन था। लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि उसको फ्री फिबुला फ्लैप बोलते हैं। और ये फ्लैप रखने के बाद ऐसा बढ़िया रिजल्ट आता है कि बाजू वाले को शायद मालूम भी नहीं होता है कि इस पेशेंट ने कैंसर का ऑपरेशन करवाया है। ये ऑपरेशन हर एक दफ़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई हर एक में ये करना चाहिए। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर कैंसर होता है तो ये हम ऑपरेशन दे सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे वहाँ क्या है, पेशेंट बहुत ही एडवांस बड़ा ट्यूमर लेकर आते हैं, तो फिर उसमें अगर बहुत मसल वगैरह जो कि अगर निकालना पड़ता है तो फिर इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। तो सुजल भाई वॉज लकी एंड स्मार्ट कि उन्होंने छोटी सी चांदी थी तभी वो हमारे पास आ गए और रिजल्ट हम इतना अच्छा दे सकते हैं। फिर भी मुझे लगा है कि मैंने कहीं देर कर दी है, फिर भी मैंने देर कर दी है, क्योंकि 3-4 साल में अपने जो दुश्मन आप कहते हो स्लीपिंग विथ एनिमी, तो मैंने 3-4 महीने इसी के साथ गुजारे। मैंने गलती से साल बोल दिए थे। 3-4 महीने निकाले और फाइनली फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अल्सर कुछ मामूली सा अल्सर नहीं, कुछ डिफरेंट है। तब जाके खुद मैंने अपनी बायोप्सी कराई, और जब मेरे पास रिजल्ट आया कि मुझे 2nd स्टेज का कैंसर है, तुरंत मैं आपके पास आ गया था और सर्जरी कराई थी। लेकिन एक वाक्य खास दर्शकों के लिए, कि दर्शक ये ना माने कि मैं बहुत बहादुर हूँ और आप दर्शक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दे कि मुझे वीर चक्र प्राप्त हो जाए। लेकिन जब मैं ये सर्जरी की जानकारी जब मेरे पास आई तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैंने सोचा था कि चलिए यार 2nd स्टेज ही है ना, निकल जाएगा। तो कई लोगों ने मुझे कहा था कि ऐसी दवाई से हो जाता है, चेहरा खराब हो जाता है। तो 1-2 दिन ऐसे भी आए थे जब मैंने सर्जरी के बारे में सोचना बंद कर दिया था। तब डॉक्टर साहब आपने मुझे अवेयरनेस दी थी। वो घटना मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि मैं खुद एक जिम्मेदार पत्रकार होने की हैसियत से भी काम करने वाला व्यक्ति कभी लापरवाह हो गया था। तो वो घटना जब मैं सुबह में चाय पी रहा था और आपका फोन आया था सर, वो बात जरा दोबारा दर्शकों के लिए। ये आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सुजल भाई ने रेस किया है। जब भी कैंसर का नाम ही पढ़ते पेशेंट्स और उनके फैमिली सब हिल जाते हैं, बराबर, और घबरा जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या आता है मालूम है? भागो, यहाँ से भागो। और हमारी ट्रीटमेंट भी जो है ना वो अच्छी नहीं है। कुछ काटना पड़ता है, भारी इंजेक्शंस, केमोथेरेपी देनी पड़ती है, जिससे बाल निकल जाता है, पेशेंट्स वीक हो जाते हैं। और फिर ऑपरेशन के बाद फिर शेक भी देना पड़ता है, शिकाई रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, जो भी इजी ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट लंबी भी है, महंगी भी है, और उसमें बहुत कमिटमेंट चाहिए, टाइम, पैसा, सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे में
अगर कोई बोलता है अरे भाई ये दवाई लेने से या ये पत्ते खाने से आपको फ़ायदा हो जाएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है ना पेशेंट को ये होता है कि भाई ऑपरेशन नहीं कराना है, अगर ऑपरेशन के बगैर ही अच्छा हो जाएगा तो भाई यही अच्छा है। और फिर डॉक्टर साहब तो है ना ये सब पैसे के पीछे है, अभी तो डॉक्टरों की अभी हालत भी ऐसी हो गई है, तो सबको ऐसा ही लगता है कि भाई ये डॉक्टर अब पैसे के लिए ये काट देगा। ये पॉइंट पेशेंट और जर्नलिस्ट जब बोलते हैं कि जर्नलिस्ट ही अक्सर हमारा बहुत खराब लिखते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया हुआ है सबके लिए कि एक बात याद रखिए, कैंसर वो अच्छा डायग्नोसिस नहीं है, खराब समाचार है, लेकिन उसके बाद अगर सबसे बढ़िया समाचार को है तो वो है कि आपको ट्रीटेबल कैंसर हुआ है। और अक्सर क्या होता है मालूम है सुजल भाई, कि पेशेंट सर्जरी के डर से वो लोग दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई स्टेज 1 में से स्टेज 4 में आ जाते हैं और फिर या तो वो गुजर जाते हैं या तो फिर तब हमारे पास आते हैं कि भाई अभी सर आप ऑपरेशन करो, तो फिर तब हम ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाते और फिर फाइनली बुरा किसका होता है, हमारा ही, कि हमको ही वो गाली देंगे कि आपने हमारा केस बिगाड़ा, तो वो भूल जाते हैं कि हमने इतना टाइम बिगाड़ा है, दूसरी कोई दवाई से ट्राई किया वगैरह ट्राई किया, और मैंने बोला है कि फर्स्ट इज फ्लाइट रिस्पॉन्स, के भागो यहाँ से, ये नहीं करवाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबके लिए। आप दर्शकों की ओर से मुझे कई सवाल मिल रहे हैं, इसलिए बार बार मैं टीवी स्क्रीन से अपने मोबाइल के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन मैं बता दूँ हमारे साथ डॉक्टर राठौड़ भी मौजूद है। पिछले 2-3 साल से मैंने देखा है कि वो अपने तरीके से एक रिसर्च कर रहे हैं, कैंसर के जो मरीज है वो कहाँ पर बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे, उसमें उनका अध्ययन लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको जानता था। जब मेरी सर्जरी हो चुकी उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी वो आपका जो डिसीज़ होता है वो तय करता है कि आपको आने वाले दिनों में क्या थेरापी लेनी है। डॉक्टर साहब वॉज कन्फर्म कि मुझे कोई थेरापी की ज़रूरत नहीं है। आप दर्शकों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा थी, फिर भी वो चांस लेना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने मुझे एक अलग से एक अभिप्राय के लिए मुझे कैंसर हॉस्पिटल भेजा, जहां मेरी भेंट डॉक्टर राठौर से हो गई थी। तब जाके उनके अध्ययन के बारे में मालूम पड़ा। मैंने उनका परिचय देने के लिए लंबी बात की, आप दर्शकों को अच्छा ही लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक सवाल अब राठौर साहब से भी हो जाना चाहिए। राठौर साहब, जो हमारी पिछले दिनों बातचीत हुई है, आपने पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कैंसर के मरीज बढ़ रहे, कम हो रहे, अगर बढ़ रहे तो क्यों हो रहे, इस पर आपका विशेष अध्ययन होता है। यस, तो आपने क्या देखा है, कहाँ पर कैंसर के मरीज बढ़ रहे, और जो जानकारी मुझे है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और वैसे भी मेरे पे आरोप है कि मैं गणित का कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में कम से कम 3 लाख से ज्यादा मौतें हर साल कैंसर से होती है। बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर ये आयुष्मान भारत कार्ड और माँ कार्ड वगैरह न होते तो सही आंकड़ा नहीं आता। फिर भी अभी सही नहीं है, लेकिन ठीक है, हम एक अंक की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वो सरकार को श्रेय जाता है, गवर्नमेंट को इसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर 3 लाख के आंक को हम पकड़े, वो कम नहीं है। फिर भी मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि 3 लाख अगर मौतें हर साल हो रही है, तो आपने क्या वजह पाई है, और कौन से प्रांत में सबसे ज़्यादा मरीज आपने देखे? तो मैं खुद सिविल अस्पताल में हूँ और उधर हेड एंड नेक डिपार्टमेंट में हूँ, जहाँ पर मुंह, जबड़े, गले और लाड़ ग्रंथि जो हर एक कैंसर उधर आते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने उधर जो सिविल के डेटा के अनुसार जो देखा है कि गुजरात, इंडिया और एशिया रीजन की जब हम बात करें तो साउथ रीजन ऑफ एशिया इज़ द हाईएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ओरल कैंसर या गले के कैंसर या मुंह और जबड़े के कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। भारत उसमें कभी पिछड़ा नहीं है, सबसे आगे भारत ही है। तो हर साल यानी आप भारत की बात करें तो 6 लाख से 6,45,000 नए केसेस आ रहे हैं। और जैसे बात किया कि जो अपग्रेड स्टेज, उसमें 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 1 और 2 को लोअर स्टेज या अच्छा कैंसर माना जाता है कि जो ट्रीटेबल है और ट्रीट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। या स्टेज 3 और 4 जो हाई ग्रेड स्टेज है, तो हाई स्टेज ट्यूमर्स जो 3 और 4 में है। तो अभी बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड की जो मैं बात करूं तो बिफोर कोविड 50-50% थे, और आफ्टर कोविड यानी कोविड के बाद लोग 70% वो हाई स्टेज ट्यूमर में हमारे पास आ रहे हैं।
वो उसका कारण अभी ढूंढना बाकी है। शायद डिस्टेंस, या शायद लोग घबराते हैं कि भाई ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे कोविड भी होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा मैंने एक देखा है कि अभी रिसेंटली 2 इयर्स में जो एक स्टडी भी हुआ है, उसमें यंगर एज ग्रुप यानी लेस देन 45 इयर्स एज ग्रुप के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। जो पहले यानी मुंह और जबड़े के कैंसर तो पहले हमारी भी किताबों में वही था कि 6th और 7th डिकेड डिसीज, यानी 60 और 70 से लेके उसके बाद का ये डिसीज़ है। पर अभी 45 से नीचे यानी 50% आप पेशेंट देखो तो वो 45 साल की उम्र से नीचे के पेशेंट्स हैं, जो यंग लड़के हैं यानी 25 साल के भी है और 18 साल के भी है, जो बड़े बड़े मुंह के अंदर ट्यूमर या मुंह के बाहर भी वो फट चुके होते हैं, यानी हाई ग्रेड स्टेज, चौथे स्टेज में वो हमारे पास आते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट करो। तो इसका वही है रीज़न कि द अवेलेबिलिटी ऑफ टोबैको, यानी जो तम्बाकू की अवेलेबिलिटी, और दोस्त ने खाया, पीयर प्रेशर्स, यानी दोस्त ने खाया तो मुझे भी खाना है, घर के पास ही मिल रहा है, यानी कुछ काम नहीं है क्या करे तो चलो सिगरेट पी ले, तम्बाकू खा ले, यही है। तो ये सब चीज़ें तो मैं आगे भी बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, बट अभी यंगर एज ग्रुप में ये बहुत ही ज़्यादा और कॉमन देखा गया है और हम हर रोज़ देखते हैं वो लड़के। एक दर्शक ने संदेश भेजा है जो प्रश्न के रूप में है। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पे मुझसे कहा है, मैं तंबाकू का सेवन करता हूँ, मुझे अभी कोई परेशानी तो नहीं है, फिर भी मुझे कैंसर है कि नहीं है ये जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कृपया मुझे बताएं। आप दोनों से ये सवाल है। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ही दे दीजिए जवाब। आई थिंक ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए सुजल भाई, क्योंकि अगर 2021 में अगर कोई पूछता है कि मैं कैसे चेक करूँ तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है और बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही सैड विषय है। अरे भाई मुंह चेक करो, सिंपल। आप लोग हर रोज़ ब्रश करते हो होपफुली, तो मुंह चेक करो अंदर कोई चांदी है कि नहीं है और किस प्रकार की चांदी होती है। तो भाई एक सफ़ेद और लाल चांदी होती है। तो सफ़ेद चांदी जो ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं उसको प्री कैंसर हम बोलते हैं। अगर आपका मुंह कम खुल रहा है सब म्यूकस फाइब्रोसिस के कारण, मतलब जो हमारे वहाँ बोलते हैं ना कि भाई हम रसगुल्ला या गुलाब जामुन हम नहीं खा सकते कि मुंह खुल ही नहीं रहा है, या फिर पानी पूरी नहीं खा सकते, गोलगप्पे नहीं खा सकते कि मुंह नहीं खुल रहा है, तो ये आपके लिए भगवान ने वार्निंग दी है कि आपको ऑलरेडी प्री कैंसर तो है ही, ल्यूकोप्लेकिया है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, एक अच्छी रेड चांदी जिसको एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। अगर ये चांदी है आपको तो सावधान रहिए और डॉक्टर के पास पहुंच जाए। दूसरा, अगर मुंह अच्छा खुल रहा है तो आप अच्छी तरह से अंदर चेक करो होठ से, जो डॉक्टर राठौड़ साहब ने बोला कि ये एरिया कौन सा एरिया। अभी ताज्जुब की बात ये है कि लोग को वो भी मालूम नहीं है कि यहाँ मुंह में क्या क्या चीज़ें होती है। तो होठ से शुरू करने का, गाल में जाने का, नीचे का जबड़ा देखने का, ऊपर का जबड़ा देखने का, जीभ देखने की, जीभ और जबड़े के बीच में जो एरिया बोलते हैं उसको फ्लोर ऑफ माउथ बोलते हैं, लेकिन आपके लिए वो टंग का एरिया ही चलेगा। फिर नीचे जहाँ लोग अक्सर चपटे वो जो तंबाकू रखते हैं उसको सल्कस बोलते हैं, लेकिन वो गाल और जबड़े के बीच का एरिया वो है। ऊपर का पैलेट मतलब तालवा। तो ये सब एरिया तो आप खुद चेक कर सकते हो, और अगर इसमें आपको ज़रा भी ऐसा डाउट लगे, चांदी या गठान ऐसे लगे, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। दूसरा, नेक, आपकी गर्दन जो है उसको अच्छी तरह से चेक करो। गर्दन दो होती है, तो ये आपका जबड़े की बॉर्डर है और ये जो हड्डी है हमारी, तो इसके बीच का, और यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एरिया आप अच्छी तरह से चेक करो, सेल्फ एग्जामिनेशन करो। और अगर उसमें कुछ गठान लगती है तो आप तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। डॉक्टर राठौड़, आपके लिए एक सवाल आया है। दर्शक ने जो लिखा है वो ठीक सवाल तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ठीक से फ्रेम नहीं किया है, तो मैं उन्हीं की सहायता के लिए फ्रेम कर लेता हूँ। हम पुरुष तंबाकू खाते हैं तो हमें कैंसर होता है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन 14% 14.34 या 39 लिखा है, उनकी हैंडराइटिंग समझ नहीं रहा हूँ, हम 14% को ही पकड़ के चलते हैं। औरतों में भी मुंह के कैंसर होते हैं। Yes. तो क्या वजह होती है जो तंबाकू नहीं खाती औरतें? सो सबसे पहले मैं रिस्क फैक्टर्स यानी जो तंबाकू के सिवाय के भी जो कारण है उस पर मैं जाऊँगा।
सबसे पहला है, नंबर 1 पे आता है तम्बाकू या उसकी प्रोडक्ट्स, यानी उसको हम दो तरीके से बोलते हैं, स्मोक्ड टोबैको और स्मोकलेस टोबैको। यानी जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो स्मोक टोबैको है, और जो विदाउट बीड़ी स्मोक करके नहीं जो पीते, यानी जो मुंह के अंदर जो खैनी, पान मसाला, गुटखा जो खाते हैं, वो विदाउट स्मोक यानी स्मोकलेस टोबैको है। ये सबसे पहला है। द सेकंड इज अल्कोहल। तो ये भी है, यानी ज़्यादा मात्रा में लेने से, हर रोज़ लेने से भी ये रोग हो सकता है। तीसरा है जो ये हमारे ये प्रश्न का उत्तर, स्पाइसी फूड यानी तीखा खाना। हर रोज़ आप बहुत ही तीखा खा रहे हो तो भी मुंह के अंदर छाले पड़ रहे हैं, छाले में से क्रोनिक जो अल्सरेशन बोलते हैं, क्रोनिक अल्सरेशन इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। द थर्ड ये हो गया। फोर्थ यानी शार्प टीथ। अगर हमारे दांत बहुत ही तीक्ष्ण है और हम बार बार हमारी टंग को या बाजू में जो गाल के जो अंदर का जो भाग है, जो चीक का इनर सरफेस जिसको बकल म्यूकोसा बोलते हैं, उस पर बार बार हम चबा देते हैं। फिर इल फिटिंग डेंचर्स, यानी हमने हमारे बहुत जो मोर देन 60 या 70 ईयर्स है जिसके दांत नहीं है, वो लोग डेंचर करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी डेंचर के नीचे नहीं देखते और वो बार बार लगने से उधर चांदी भी हो जाती है, तो वो भी है एक कारण है। और कभी कभी जिनेटिक्स का भी रोल है। जिनेटिक का बहुत ही कम है हेड एंड नेक में रोल, बट है। और दूसरा है सार्कोमास। जो बोलते हैं वो प्योरली जिनेटिक है। और है सूर्य प्रकाश की गर्मी। ये हमारे देश में बहुत ही कम है, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ रशिया में बहुत कॉमन है, बट फिर भी चमड़ी के जो यानी लिप के है या गाल की चमड़ी या सर पे ये जो बीसीसी बोलते हैं या आईब्रो पे यानी बेसल सेल कार्सिनोमा, वन काइंड ऑफ कार्सिनोमा, ये जो मुंह के अंदर जो हो रहे हैं वो नहीं है, पर सूर्य प्रकाश की गर्मी से भी ये होते हैं। फिर थायराइड भी कभी कभी जो थायराइड बेल्ट बोलते हैं जो हमारे देश में यानी केरला, कर्नाटका, उस पे यानी आयोडीन की कमी आप बोल लो, कुछ भी बोल लो, उधर भी एक थायराइड के कैंसर होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो 14 पॉइंट आपने जो 34 या 39% आपने काफ़ी अच्छा भी स्टडी किया है, तो उसमें फीमेल्स में होते हैं ये कैंसर्स, इट इज़ कॉमन। और आई थिंक अनदर थिंग इज कि यू टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि 200 से ज़्यादा प्रकार के कैंसर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि मुंह के कैंसर्स में भी अगर आप 100 कैंसर्स लोगे तो 75 to 80% में टबैको आएगा। लेकिन 15-20 में जो डॉक्टर राठौड़ साहब ने बोला कि दूसरे कारण हो सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई कैंसर्स में इंक्लूडिंग मुंह के कैंसर्स में इडियोपैथिक कॉज, मतलब कि जिसका कारण अभी हमको मालूम नहीं है, तो वो भी कारण होता है। और काफ़ी अलग कैंसर्स ऐसे भी है जिसमें कोई कारण है ही नहीं हमारे पास। तो हम जो बता रहे हैं कि हम सिर्फ तम्बाकू का खराब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेटा पर हम बोल रहे हैं कि भाई अभी हमको जितनी जानकारी है, तो इसमें ये अमिताभ बच्चन जैसा है कि भाई टॉप 7 कॉजेज़ क्या है, तो टॉप 7 एक्टर्स कौन है, तो भाई अमिताभ आएगा। सो टॉप 7 कॉजेज़ ऑफ कैंसर में टोबैको ही आएगा, उसके बाद सब आएंगे। लेकिन फिर भी एक वर्ग एक ऐसा है जिसमें अभी हमको मालूम नहीं है, और उधर ही ये रिसर्च चल रहा है। ठीक है, अब बात चली है तंबाकू के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा है कि पिछले में 40 मिनट से केवल तंबाकू के बारे में ही बोल रहा हूँ। पता चले शो खत्म होने से पहले तंबाकू के सारे व्यापारी स्टूडियो के बाहर आके धरना कर रहे हैं। ठीक है, पर एक सच्चाई अलग है कि तंबाकू के अलावा भी कैंसर होता है। एक दर्शक ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत पहले पूछा था, हालांकि ध्यान मेरा अभी गया है, उसका समाप्रार्थी हूँ। सवाल ये आता है कि जो तंबाकू नहीं खाते उन्हें भी कैंसर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर रामकृष्ण परमहंस और डोंगरे जी महाराज का उन्होंने उदाहरण भी दिया है, बहुत अच्छा स्टडी किया है, उनके लिए उसको अभिनंदन। लेकिन अगर इन सत्पुरुषों को भी कैंसर हुआ है, क्या वो तंबाकू तो नहीं खाते थे तो भी उन्हें कैंसर हुआ, तो क्या तंबाकू को दोषी मानना उचित है? डॉक्टर साहब आपको ये एट द रेट करके प्रश्न पूछा है। नहीं, आप बहुत बढ़िया सवाल। इसमें देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला अभी ये सवाल के पहले ही कि 200 प्रकार के कैंसर्स है, और सब में मुंह के कैंसर्स में भी 75 to 80% में टोबैको है। बाकी के 15-20% में जो है वो हमको मालूम नहीं है। ये डेंचर्स वगैरह जो है क्रोनिक इरिटेशन होता है, लेकिन दे डोंट कंसिडर 20%। सो इन लोगों में हमको मालूम नहीं है कि क्या कारण है, उस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन जो 2 महापुरुषों की जो आपने बात की है, उसमें वो आई थिंक हमारे समझ के बाहर की बात है। ये जो बड़े बड़े संत और महापुरुष होते हैं, तो उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो सबका
जो कर्म जो होता है, लेकिन ये हमारे बुक्स में नहीं लिखा है माइंड यू। और अगर मैं कैंसर सर्जन की हैसियत से बोलूँगा तो आप लोग हंसेंगे भी सही, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि ये जो बड़े बड़े संत होते हैं ना, तो उनमें इतना सामर्थ्य रहता है कि दूसरों को कर्म को इस तरह से वो लोग जला देते हैं और वो खुद पर ही ऐसा रोग ले सकते हैं। लेकिन माइंड यू, इसमें साइंस नहीं है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है। चलो थोड़ी पत्रकारिता हो जाए। डॉक्टर राठौड़, मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। जब मेरी सर्जरी हुई थी, आई थिंक डॉक्टर साहब सपोर्ट करेंगे मेरी इस बात को, तो जब मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया और मैं फर्स्ट ड्रेसिंग के लिए उनके पास गया था, तो एक किस्सा मेरे सामने आया था, अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था। तब मैं बेड पे अभी आराम कर रहा था। एक 9 साल की बच्ची को आपके अस्पताल में, जूनागढ़ की थी और जेनुल उसका नाम था, मुझे नाम भी आज याद है, सेम मेरी जैसी सर्जरी हुई थी। फेबुला आप लोगों ने निकाला था और सर्जरी की थी। मेरे किस्से में आप मुझ पे आरोप लगा सकते, बेशक लगा सकते, और मैं इसका सर स्वीकार करूंगा कि तंबाकू के कारण मैं कैंसर का मरीज बना था। अब मैं कैंसर के साथ जिंदा हूं ऐसा नहीं कहूंगा। बी पॉजिटिव, मुझे पता चला है कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। एनीवे, लेकिन वो 9 साल की बच्ची को कैंसर कैसे हो गया? मैं डॉक्टर राठौड़ से कहूंगा, क्योंकि साथ साहब ने कुछ किस्मत की और इशारा तो कर दिया है, फिर भी साइंस अगर किस्मत को नहीं माने तो डॉक्टर राठौड़। यस, तो ये बहुत ही रेयर मैलिग्नेंसी मैं मानूंगा सबसे पहले। और 9 साल में होना यानी ये तो कोई व्यसन की बात नहीं है। मैं टोटली इस पे जेनेटिक्स की तरफ जाऊंगा। तो जेनेटिक्स में भी ये काफ़ी है। इट्स लाइक 1.5 या 1.6% ऑफ हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी इज जेनेटिक। तो उसमें भी बहुत सारे सिंड्रोमिक होते हैं और ये हो सकता है, यानी हड्डी का जो कैंसर के पहले के भी जो स्टेजेस होते हैं वो भी देखे गए हैं जेनेटिक ऑल्टरेशंस में। तो ये सब मैं जेनेटिक को ही मानूंगा कि भाई ये जेनेटिक काउंसलिंग भी करना चाहिए, उसके फैमिली का भी जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए, और उसके अगर कोई भाई बहन है तो उनमें भी ये जेनेटिक देखना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या था। अगर ये जेनेटिक नहीं है तो जो जैसे सर ने बताया कि इडियोपैथिक रीज़न भी हो सकता है। तीखा खाना या कोई दांत हिल रहा है लंबे समय से और वो कम्प्लीटली उधर इरिटेशन भी कर रहा है, तो वो भी एक इरिटेशन के कारण भी ये सब हो सकता है। छोटे बच्चे की म्यूकोजा अगर आप देखें तो वो इतनी वेल रैपिडली ग्रोइंग है कि उसमें अगर कोई कैंसर सेल भी होगा तो उसमें पीछे कैंसर सेल के जेनेटिक में आता है टेलोमरेज, जो कैंसर के सेल्स को मार देते हैं। तो ये बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग है और उनमें काफ़ी टेलोमरेज होता है जो ये इसको प्रोहिबिशन करते हैं, यानी जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ जाते हैं ये कैंसर ज़्यादा होता है। तो 9 साल में होने का मैं वही एक जेनेटिक ऑल्ट्रेशन के बारे में सोच सकते हैं ये केस में। ठीक है, आप दोनों यहाँ मौजूद है, तो एक आखिरी सवाल सा रहता है, हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन जी, एक इंटरप्शन जी, ये जो जेनेटिक जो बोला ना कि एब्सोल्यूट राइट के इसका कारण हमको मालूम नहीं है, लेकिन सुजल में क्या होता है मालूम है? जी, जो तंबाकू लेते हैं ना वो ऐसे केसेस को पकड़ के रहते हैं, करे भाई खाओ मजा करो, मैं उसी पे आ रहा ऐसा भी मैं उसी पे आ अच्छा रहा था। आप उसी पर मैं उसी पे आ रहा था। ठीक है, आप दोनों है। चलिए, मैं उसी पे मैं कह रहा था कि जेनुल का जो किस्सा है या रामकृष्ण परमहंस या डोंगरे जी महाराज का जो किस्सा है, उसे मेहरबानी करके आप अपनी ओर से एक डाल न बनाएं। आप दर्शक सभी जानते हैं कि मैं अपनी शर्तों पे जिंदा रहने की ख्वाहिश रखता हूं, अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जिया हूं, लेकिन इन ब्रैकेट हमेशा याद रखिए, अपनी इच्छा से जिंदगी जीने का अधिकार आपको भी है, मुझे भी है, बशर्ते EMI चुकाने की तैयारी होनी चाहिए, जो मैं इस वक्त चुका रहा हूँ। ठीक है, मैं चुका रहा हूँ। ये लाइन मेरी नहीं है, किसी लेखिका की है, काजल ओझा वैद्य ने कभी मुझे कहा था और मैंने इसको अपनी जीवन का नींव बना दिया। आज मैं जिस डिसीज से गुजरा हूँ या मैं जो खो चुका हूँ, मुझे उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि ये जीवन मैंने चूज किया था। हो सकता है आप में वो हिम्मत ना हो, इसलिए मेहरबानी करके इस तरह का कोई भी कवच न बनाए कि मुझसे तंबाकू नहीं छूट रही, मेरे ऐसे कोई कर्म है ही नहीं कि मुझे कैंसर होगा। अरे वो तो नहीं खाता था फिर भी कैंसर हुआ, तो मुझे क्या हो सकता है? अरे वो नहीं खा रहा था फिर भी मर गया कैंसर से, इससे तो अच्छा है हम खा के मरे। इस तरह की कई लाइनें अगर आप तंबाकू खा रहे तो आपके अंदर आएगी, और सबसे इजी आपको जो अच्छी लगेगी उसे आप एक कवर के रूप में लोगों के सामने पेश करेंगे, ताकि उसकी आड़ में आप आसानी से तंबाकू का सेवन कर सके। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों,
25 साल तंबाकू खाने के बाद मुझे लगा है कि मैं अपने आप से ही धोखाधड़ी कर रहा था। हकीकत में ये सच नहीं है। अगर दूध पीने से ताकत आती है, बादाम खाने से बुद्धि आती है, तो तंबाकू खाने से कैंसर की ओर आप एक कदम जरूर बढ़ाते हो। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप कैंसर के मरीज न हो, लेकिन यकीन मानिए आप एक कदम बढ़ाते हो। एंकर हूं, थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन मेरा एक सवाल आता है आखिरी से, आप दोनों है तो हम कैंसर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तंबाकू के विरोध में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर राठौड़, हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हर 100 मीटर में आपको स्कूल मिले ना मिले, अस्पताल मिले ना मिले, दूध की दुकान मिले ना मिले, लेकिन तंबाकू या इसके प्रोडक्ट की एक दुकान जरूर मिलेगी। आप रात के 2 बजे भी तंबाकू किसी भी फर्म में लेना चाहे मिल सकेगी। इजीली आप इसको एक्सेप्ट कर सकते, परचेस कर सकते हैं और आप उसका सेवन भी कर सकते। कैंसर के अवेयरनेस में आपने जो शुरू में कहा कि ऐसे कई प्रोग्राम होने चाहिए, बशर्ते होने चाहिए, मैं कहता हूं होने चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है, क्या ऐसी कोई जिम्मेदारी है कि तंबाकू की बिक्री ना हो? अगर बिक्री नहीं होगी तो अपने आप मरीज कम होंगे। आपने डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से मेरे अध्ययन में आया था, आपने कुछ काम भी किया था इस सिलसिले में, तो मैं इसमें आपका एक पक्ष होना चाहूंगा कि सरकार की क्या भूमिका रहती है। बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं है, हमारा जो अभी का जो एंटी टोबैको लॉ है ना, वो थोड़े साल पहले अलग था। अक्टूबर 2000 में मैंने ही PIL किया था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सामने फॉर बैनिंग टोबैको यूज़, और तब मेरे साथ मेरा एक पेशेंट था जिसकी मैंने ज़बान निकाली थी, तो वो और CRC जो कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम 3 लोगों ने PIL की थी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सामने। उसके बाद काफ़ी मीडिया कवरेज भी मिला कि भाई, मीडिया को भी बहुत ताज्जुब लगा कि भाई पेशेंट फाइट्स बैक। सब ऑर्गेनाइजेशन तो फाइट करते, लेकिन ये डॉक्टर इज़ फाइटिंग, पेशेंट इज़ फाइटिंग। तो तब स्टार न्यूज़ और आज तक तभी शुरू हुए थे, तो सारे दिन वो लोग वो स्टोरीज चलाते थे। उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन बना दिल्ली में, और फिर थोड़े साल तक उस पर सब चर्चा विचारना हुई, सब अपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टी, सब ने। और फिर उसके बाद जो नया एंटी टोबैको लॉ आया, जो टोबैको एंड न्यू प्रोडक्ट्स एक्ट जो बोलते हैं, वो 2005 में आया, और उसमें जो चीज़ उन्होंने इंक्लूड की, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, तो वो डिपार्टमेंट को भी इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। और जो आपने बोला ना कि स्कूल्स, सब जगह स्कूल्स के नज़दीक भी टोबैको की दुकानें होती है, लेकिन आपने एक नहीं देखा होगा कि पहले टोबैको की दुकान पर कोई वार्निंग साइंस नहीं होती थी। बिल्कुल। अभी वो वार्निंग साइंस है, डिस्प्ले में है। दूसरा, पहले हम रेलवे स्टेशन पर, बस में, कहीं भी जाते थे, लोग साथ में ही स्मोक करते थे। अभी इंडोर स्मोकिंग पर बैन हो गया है, तो ऑफिस में, स्कूल्स में, स्टेशन पर, सब जगह पर ये स्मोकिंग बैन हो गया है। अभी आप देखेंगे, अभी भी हमारे वहाँ लोग कंप्लेन करते हैं कि स्टेशन बहुत ख़राब है, बस स्टैंड बहुत ख़राब है। शायद उन लोगों ने देखा ही नहीं कि 2005 पहले कितना ख़राब था। तो अभी बहुत ही सुधरा है। सो गवर्नमेंट ने इतना तो किया। और रिमेंबर वन थिंग, टोबैको इंडस्ट्री के पास जो पैसा है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट को ये लॉ रोक सकती थी। लेकिन इंडिया में ये लॉ हमारा पास हुआ, वही सबसे बढ़िया न्यूज़ है हमारे लिए। अभी ये जो लॉ के जो अलग अलग अंश है, वो मीडिया के ज़रिए, NGOs के ज़रिए और पीपल पार्टिसिपेशन के ज़रिए हमको स्ट्रॉन्ग करना है। पहले यू कैन नॉट सेल वन सिगरेट, यू टू सेल अ होल पैकेट। अभी भी आप देखते होंगे कि कोई आप पान के दुकान पर जाएंगे तो वो बॉक्स खोलेगा और इसमें से लोग एक एक सिगरेट लेते हैं। क्यों ऐसा लॉ आया कि भाई इतना महंगा करो प्रोडक्ट कि लोग वो ले ही ना सके। लेकिन गेम चेंजर क्या था इंडिया में? गुटखा और चूट टबैको जो बोला, वो 50 पैसा में वो मिल रहा है पाउचेस। सो एक टबैको ही ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में जहाँ सबसे रिच आदमी और वो जो भिखारी जो होता है वो भी ये अफोर्ड कर सकता है।
और ये हमने कोशिश की, लेकिन उसमें हम नाकामयाब रहे कि भाई ये पाउचेस बंद करो और बड़े बड़े डिब्बे ही लोग खरीदने पड़ेंगे, पाउचेस बंद करो। लेकिन ये अभी नहीं हुआ है, पर बाकी काफ़ी काम हुआ है ये 2005 के बाद, और इतना हम पहुंच सके। लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो हमको अभी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर राठौड़, अब कार्यक्रम को विराम देने की बात आई है। एक छोटा सा सवाल कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने पास में इतने इतने प्रयत्न किए थे कि ताकि लोगों को तंबाकू से दूर रख सके। अभी आपकी निगाह से क्या क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कैंसर के मरीजों की संख्या में कटौती कर सके? यस, सो हमने जो मैं सिविल अस्पताल में हूँ, तो मेरे जो ओपीडी है उसके बिल्कुल सामने हमारे प्रिवेंटिव मेडिसिन के जो भी है डॉक्टर्स वो उधर आते हैं। और यानी पेशेंट है तो उसके लड़के या इसके साथ कोई भी मित्र आया है उसको भी वो लोग पूरा काउंसलिंग करते हैं कि भाई वो आप लोग खाते हो कि नहीं खाते, घर वाले खाते हैं कि नहीं खाते, तो क्यों हो ये खा रहे हो, खाने से क्या नहीं, कब कब छोड़ सकते हो, अगर नहीं भी छोड़ सकते हैं तो क्यों नहीं छोड़ सकते। वो सब एक क्वेश्चनरी हम लोग भरते हैं और उस पर भी हमारा एक स्टडी अभी चल रहा है ठीक और है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर शाह और डॉक्टर राठौड़, आप दोनों मेरे कार्यक्रम में आए, आप दोनों ने दर्शकों के लिए काफ़ी जानकारियां दी। उम्मीद करता हूं भविष्य आने वाले दिनों में या भविष्य में भी आप इसी तरह की जानकारी दर्शकों तक हमारे माध्यम से पहुंचाएंगे, ताकि लोग जितने भी हो सके तंबाकू से दूर रहे, कैंसर से दूर रहे। आप दोनों का के न्यूज़ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शाह और डॉक्टर राठौड़, दोनों कैंसर सर्जन है। एक वरिष्ठ कैंसर सर्जन है तो दूसरे कैंसर सर्जन है। डॉक्टर शाह ने तो मेरी खुद की सर्जरी की थी। पूरी चर्चा आपने सुन ली है। गुजरात के जो दर्शक थे उन्होंने गुजराती में पहले सुन ली थी, और हिंदी के प्रदेश के दर्शकों की जो डिमांड थी उसके आधार पे हमने आज हिंदी में इसको चर्चा को किया हुआ है। लेकिन चर्चा के अंत में आप लोगों को खास एक बात मैं बताना चाहता हूं, और गुजरात सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले आप दर्शकों के लिए, अगर आप तंबाकू खाते हैं बेशक खाइए, लेकिन आप क्या खा रहे हैं ये देखने के लिए डॉक्टर किन्नर शाह ने जो कहा कि चेतावनी जो होती है कृपया आप उठाइए। अगर आप सालों से खा रहे हैं तो पहले एक चेतावनी आती थी, तंबाकू से कैंसर होता है, और अभी जो चेतावनी आती है शब्दों को समझिएगा, अब उसे चेंज कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। अब समझिए, पहले हो सकता था वो वर्ड्स यूज किया गया था, अब चेतावनी में कहा गया है कि दर्दनाक मौत हो सकती है, होती है। ऐसा कुछ लिखा है, मैं तो अब छोड़ चुका हूं, फिर भी आप दर्शक देख लीजिएगा। तो चेतावनी में भी दावा किया गया है कि तंबाकू कैंसर का कारण है और दर्दनाक मौत होती है। तो खाने से पहले एक बार उसे पढ़िए, पढ़ के उसे 30 सेकंड तक महसूस कीजिए, और बेशक उसके बाद आपने जिस फॉर्म में तंबाकू लिए खाइए, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं जहां से बोल रहा हूं वहां 7 किलोमीटर की दूरी पर गांधी आश्रम है। गांधी एक दिन प्रार्थना सभा से बैठे हुए थे, लोगों से मिल रहे थे, और एक महिला आई थी। महिला ने कहा था कि मेरा बेटा है, शक्कर कुछ ज्यादा खाता है। गांधी, आप सबको कह रहे, आपकी बात पूरा देश सुन रहा है, मेरे बेटे की शक्कर छुड़ा दीजिए, क्योंकि मैंने जाना है, पढ़ा है, शक्कर सेहत के लिए खराब है। अब दर्शक सोचिए गांधी ने क्या कहा होगा। गांधी ने कहा था अगले हफ्ते आइएगा, मैं जरूर शक्कर छुड़ा दूंगा। एक हफ्ते बाद वो महिला अपने बच्चे के साथ फिर गांधी के पास गई, तब गांधी ने बच्चे को खाली इतना ही कहा था कि शक्कर छोड़ देना। महिला आश्चर्यचकित हो गई, गांधी ने ये बात एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की। जब गांधी को पूछा तो गांधी ने कहा कि मैं शक्कर ज्यादा खाता था, जो चीज मैं खा रहा था उसे मैं कैसे छोड़ने की सलाह दे सकता हूं। अब मैंने छोड़ दी है, इसलिए कहता हूं उसी बात का पुनरावर्तन, गांधी की क्षमता ना मुझ में है ना वो व्यक्तित्व मुझ में है, लेकिन उसी बात का पुनरावर्तन करता हूं। 25 साल तंबाकू खाइए, हर फॉर्म में खाइए। इसलिए कहता हूं, मैंने तंबाकू खाने के लिए जो कवच बनाए थे, ऐसा कोई भी कवच मत बनाना। हो सके तो उसे छोड़ देना। अगर नहीं छूट रही, आप देखिए, इंसान, भगवान ने एक ऐसा क्रिएशन किया है, वो कुछ भी कर सकता है। एक इंसान बनाया जिसको महात्मा गांधी दिया, उसने भारत को आजाद कराया, और एक इंसान बनाया जिसको राजा दिलीप का नाम दिया, जो स्वर्ग में से गंगा उतार लाया, जिसे आप भगीरथ कहते हैं। तो इंसान में इतनी क्षमता है तो तंबाकू नहीं छोड़ सकता।
छोड़ सकता है, तंबाकू छोड़ सकता है। आप मुझे कह सकते हैं कि होने के बाद ये सलाह दे रहे हो, पर मैं दे रहा हूं ना, ईएमआई चुका रहा हूं तब कह रहा हूं। मेरी तरह जिनकी पसंद मत करना दोस्त, वो क्षमता आप में नहीं होगी। और हो सकता है अगर वो आ भी गई तो मेरी अच्छी सर्जरी करने वाले डॉक्टर किन्नर शाह और हर पल मुझे सहयोग देने वाले डॉक्टर प्रियांक राठौड़ नहीं होंगे। हो सकता है आपके डॉक्टर बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे जितने डॉक्टर अच्छे हैं उतने तो नहीं हो सकते। इन झमेलों में न फंस के केवल एक ही बात कीजिएगा, हो सके तो तंबाकू को छोड़िए, नहीं छूटती तो अपने डॉक्टर से मिलिए। वो आपका मनोबल का एक टेस्ट लेंगे कि वाकई आप सुजल दवे का कार्यक्रम देखकर आए हो या वाकई तंबाकू छोड़ना चाहते हो। छोड़ना चाहते हो तो हेल्प करेंगे और तंबाकू छोड़ देंगे। यकीन मानिए, तंबाकू का सेवन करके आप अपने आप को अपने परिवार से दूर तो कर चुके हो सकता है तो वापस चले जाइए, कोई आपका वेट कर रहा है। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं और जा चुका हूं या नहीं वो 5 साल बाद पता चलेगा। कैंसर का मरीज हूं, था, सर्जरी करा चुका हूं। टीवी के इस माध्यम से आप लोगों के साथ कितना रहूंगा मुझे नहीं पता। मेरी इस बात को आखिरी बात समझ कर मान लीजिए, हो सके तो किसी भी हम में तंबाकू ले रहे तो उससे दूर रहिएगा और अपने डॉक्टर से मिलिएगा। अपने परिवार से बेहद प्यार कीजिए। खाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त मैं खा रहा हूँ, वही खाइए, पर तंबाकू से दूर रहिए। आज केवल इतना ही, लेकिन इस अभियान को मैं यहाँ नहीं छोड़ रहा हूँ, ये आगे बढ़ेगा। डॉक्टर शाह हमारे साथ जुड़ेंगे, कैमरे के पीछे भी वो हमें कमिट कर चुके और डॉक्टर राठौड़ भी हमसे जुड़ चुके। ऐसे कई डॉक्टर आएंगे केवल अपना कीमती वक्त आप दर्शकों के लिए। हो सके तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जिए। आपके अच्छे जीवन की शुभकामना के साथ, नमस्कार।